अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी। जावेद चौधरी साहब और मैं आपके सामने मौजूद हैं। जो खबरें आज हम आपके सामने लेके आए हैं उसमें सबसे पहली खबर एक बहुत टेक्निकल खबर है। किसी भी खबर को अगर आप देखें तो उसके मुख्तलिफ पहलू निकलते हैं। अब ईरान मुसलसल धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को और डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहा है कि ये मुझे मारना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर से बिटवीन द लाइन मैसेजेस पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईरान का असल टारगेट है कौन और ईरान करना क्या चाह रहा है। तो आज आपको वो कंप्लीटली स्टोरी बताएंगे कि बेसिकली ये है क्या, ये सिलसिला क्या। फिर आपको ये बताएंगे जी कि ईरान ने मतलब बेवकूफ़ी का वर्ड यूज तो बहुत हार्ड हो जाएगा, कोई कम अकली समझ लें या कुछ भी, अपनी मुसीबत को एक ऐसी मुसीबत को दावत दे दी है जो कम से कम इस टाइम नहीं बनता था। एक ऐसा उन्होंने काम किया है, ये भी आपको बताएंगे ये क्या है। फिर जी इमरान खान साहब का घर फॉर सेल लग गया है बिकने के लिए, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा हमने तवक्को तो नहीं की थी, लेकिन बहरहाल अब एक चीज़ हो रही है तो आपको बताते हैं। फिर आपको ये बताएंगे जी कि बिलाल बिन साकिब जो क्रिप्टो से जिनका ताल्लुक है और जो पाकिस्तान में क्रिप्टो को इंट्रोड्यूस भी कर रहे थे, उनकी मुलाकात हुई है मुफ्ती तकी उस्मानी से। क्या चीज़ बाहर आई है आपको याद होगा, कल हमने इस खबर के हवाले से आपको बताया था कि क्रिप्टो क्रिप्टो के हवाले से कुछ पॉजिटिव सोच के मालिक नहीं है मुफ्ती साहब। तो अब क्या होगा इसका आगे, थोड़ा सा तस्करा इसके ऊपर भी कर लेंगे। और एक बहुत ही खास खबर जो आपको हैरान कर देगी, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकाल देगी, वो ये है जी कि चिड़ियाघर में बगावत हो गई है। मैं आपको यार बात है यार। सीरियसली बता रहा बात है हूँ। यार। नहीं नहीं ना हो तो आप बात कीजिएगा, आपको बताएंगे जी, बकायदा बगावत है जी। तो ये होगा जी आज का हमारा वीलॉग। आप चलते हैं डिटेल्स की तरफ, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिमाइंडर कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना मत भूलिएगा और हमारे तमाम लिंक्स को बस ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी से वीलॉग की तरफ आते हैं और चौधरी साहब से मैं पूछता हूं कि ईरान का असल निशाना कौन है। असल में एक तो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप है और ज़्यादा नारे जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगते हैं। अभी भी जब आयतुल्ला अली खामनाई शहीद का जनाजा था तो हर जगह पे मर्ग पर अमेरिका और मर्ग पर ट्रंप जो था, इस टाइप के नारे और दावे जो हैं वो बहुत ज़्यादा किए गए हर जगह पे। और ट्रंप की तस्वीरें लेके भी लोग वहाँ पे आए और उसके बाद सुरख झंडा भी लहराया गया और अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे भी हुए। फिर मुतालबा भी गवर्नमेंट से किया गया कि जो कातल है अली खामनाई साहब का, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। फिर मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं उनका बयान भी आ जाए। तो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप को कातिल नंबर 1 समझा जा रहा है या फिर दुश्मन नंबर 1 समझा जा रहा है। लेकिन एक्चुअल ये नहीं है, एक्चुअल ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमले का कोई खदशा नहीं है, कोई इम्कान नहीं है। और ईरान जो है, क्योंकि इतना पुराना मुल्क है, सिविलाइज्ड मुल्क है, समझदार मुल्क है, वो कभी ऐसी हमाकत नहीं करेगा कि एक साइड पे मुज़ाकरात कर रहा होगा और दूसरी साइड पे उसके ऊपर अटैक करके दावत दे दे अमेरिका को कि आए जी आप हमारे ऊपर हमला करते हैं। अभी देखिए डिवाइड है वहां पे ओपिनियन अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप जो उसको लोग हेट कर रहे हैं और समझते हैं बेवकूफ़ी की है उसने ईरान के अंदर जाके। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हो जाता है फिर तो अमेरिकन इकट्ठे हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ईरान के अंदर इकट्ठे हो गए जब आपने आयतुल्ला खामनाई साहब को शहीद कर दिया। तो उसके बाद ईरान ईरान जो थे ना उसके अंदर यूनिटी पैदा हो गई। तो सेम इसी तरह अगर वहां पे अटैक हो जाता है तो अमेरिका जो इस वक्त डिवाइडेड है वो सारे का सारा इकट्ठा हो जाएगा। और जब इकट्ठा हो जाएगा उसके पास एक जवाब भी होगा कि हमने ईरान के ऊपर हमला करना है क्योंकि इसने हमारे प्रेसिडेंट पे हमला कर दिया। तो उसके बाद जो ईरान है वो कहाँ रेजिस्ट कर सकेगा, और ट्रंप कहाँ सच्चा एग्जिस्ट कर साबित हो सकेगा, जाएगा ना। सच्चा साबित हो जाएगा। तो ज़ाहिर है ईरान कभी ये गलती नहीं करेगा। दूसरा, जिस आदमी को या जिस बंदे को आप अपना दुश्मन समझते हो उसके साथ आप मुज़ाकरा तो नहीं करते, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप जो है उससे ईरान खुश नहीं है। इसलिए ईरानी जो है ना ट्रंप के सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी आप किसी और को भेजें। जेडी वैंस जो है ना उससे मुतमईन नहीं है, इसलिए जब भी ये साइन करते हैं तो जेडी वैंस के सामने करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से ये मुलाकात नहीं करना चाहते और ना ही तस्वीरें उनके साथ खिंचवाना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो नंबर 1 दुश्मन नहीं समझते डोनाल्ड ट्रंप को। जो नंबर 1 दुश्मन है ईरान का वो है नेतन्याहू। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप 28 फरवरी को देखें तो ये जो अटैक है ये तो इसराइल ने किया था। ये सारे असल इसराइली जहाज इसराइली, और जो असल कातल है वो तो है ही इसराइल। बल्कि उन्होंने अमेरिका को बताया कि जी बड़ा जबरदस्त किस्म का टारगेट है, हमने अटैक करना है, जो उस वक्त बताया गया। तो उस वक्त ये था कि अमेरिका समझाते भी रहे कि ना करो, लेकिन थोड़ा सा उसने इजाजत लेके ना डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने फौरी तौर पे वहां से मिसाइल चला दिए और जहाज जो थे उनके आए थे। तो ये सारे का सारा ऑपरेशन जो था ना ये इसराइलियों का था। और उसके साथ एक एआई से रिलेटेड एक खबर भी थी कि उससे पहले एक प्रॉपर इन्होंने टारगेट फिक्स किया, फिर एआई जो थी उसको कमांड दी, फिर उसने सारे जो सिग्नल थे उनको फ्रीज किया वहां पे। फ्रीज करने के बाद उन्होंने एक अटैक जो था किया, एआई अटैक था पहला। वो ये कहते हैं दुनिया के अंदर जो उस वक्त खबरें आई थी, और ये खबरें जो थी ना अमेरिकन मीडिया के अंदर भी छपी थी। और उसके बाद फिर ये मामला फैलता चला गया, फिर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, फिर उसने भी अटैक करने शुरू कर दिए। तो मुझे लगता है कि ईरान टारगेट अगर कर रहा है किसी को तो वो नेतन्याहू है, और नेतन्याहू और उसकी फैमिली। अब उसके बच्चे जो ना अमेरिका में रहते हैं, अब उन्होंने अपने वालिद का नाम हटा दिया। इसकी वजह यह है कि उनकी सिक्योरिटी ब्रीच होने का इम्कान है। उन्होंने अपने नाम बदले, उन्होंने अपनी एड्रेस बदले और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी खुफिया कर ली। क्योंकि जब आपकी सिक्योरिटी विजिबल होगी तो आप फिर नजर आएंगे लोगों को। तो अब जो भी वहां पे सिक्योरिटी एहलकार हैं वो सादा कपड़ों में हैं और वो पता नहीं चलता कि सिक्योरिटी एहलकार है। और ठीक है। दूसरा ये है कि वो अपनी शनाख्त चेंज कर रहे हैं, अपना हुलिया बदल रहे हैं, और अब वो ज्यूश हुलिये में नहीं होते, वो क्रिश्चियन हुलिये के अंदर होते हैं, नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करते हैं, नॉर्मल इंसानों की तरह रहते हैं। एड्रेस उन्होंने अपना चेंज कर लिया हुआ है, और हुलिया भी ये है कि बाल चेंज कर लिए हैं और सारा बाकी चीजें कोशिश है कि पहचान में ना आ पहचान में ना है। ठीक है। क्योंकि एक मुकम्मल रिपोर्ट है इसराइल को कि ईरानी हमें सर्कल कर रहे
ईरानियों ने हमारे ऊपर हमला कर देना है। ठीक है। और इसी चीज से वो बचना चाह रहा है, नेतन्याहू भी और उसकी फैमिली भी। बल्कि नेतन्याहू मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, आपने देखा होगा ना कि उसने कोई किसी जगह पे विजिट नहीं किया इन दिनों में, और इसीलिए नहीं किया कि उसका ख्याल ये है कि जो ही मैं यहाँ से निकलूंगा तो मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा। बिल में घुसा हुआ। और साथ ही इसराइल के अंदर भी उसकी जो नियर अबाउट्स है ना वो खुफिया है, और बंकर्स के अंदर रहता है वो, क्योंकि उसे पता है कि ईरानियों ने मुझे नहीं छोड़ना। ईरानी जो है ना वो सोच के बैठे हुए हैं कि हमने नेतन्याहू जो है उससे बदला लेना है। आज जो आयतुल्ला मुज्तबा खामनई साहब जो है उनका बयान भी यही है कि कातल जो है उसको नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा ये है कौम कि का मुतालबा है वो। कौम का मुतालबा है और हम इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अब मेरा ख्याल ये है कि ये नेतन्याहू जो है उसको कातिल समझते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को सहूलतकार समझते हैं, लिहाजा उनके साथ जो ना उसका सलूक सहूलतकारी जैसा है, कातिल नंबर 1 नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इन्होंने कोई अटैक किया भी तो उसके रिटायर होने का इंतजार करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो हमला है ये जो ज्यादा इम्कानात हैं ये होगा नेतन्याहू पे। और मुझे लगता है कैंपेन जब करेगा ना इलेक्शन कैंपेन उस वक्त वो ज्यादा, क्योंकि उसे विजिबल होना पड़ेगा। मतलब ये सिर्फ मौके का इंतजार ये करेंगे। मौके का इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है मौके का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे ईरानी बहुत ज्यादा एक्टिव है, आपको पता होगा इसराइल के इसराइल में वहां पे इनके जासूस भी काफी हैं। बहुत ज्यादा। अच्छा, एक चीज जो मुझे बताइएगा, अभी भी रिटर्न पैगाम आया है मुज्तबा खामनई का। मुज्तबा खामनई के हवाले से बहुत सारी शहमगोइयां हो रही हैं कि वो वालिद के जनाजे में भी जाहिर नहीं हुए और अभी भी रिटर्न पैगाम है, ऑडियो वीडियो पैगाम भी नहीं दे रहा है। वो ठीक है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है सेहत का इशू होगा नहीं उनका डेफिनेटली, क्योंकि अटैक उनके ऊपर जब हुआ है तो उसके बाद जाहिर है एक तो उनकी टांग का मसला है, फिर बाजू का मसला भी है, फिर चेहरे के ऊपर भी उनके टुकड़े लगे हैं, और उससे चेहरा जो है ना उसके अंदर भी प्रॉब्लम आया है, और उसकी उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी हुई है। हो सकता है उनको बोलने में मसला आता हो, बोलने में, और इसी वजह से अब हो सकता है कुछ थेरेपी की जा रही हो। तो मुझे लगता है कि उनको छुपा के इसलिए भी रखा हुआ है कि कोई इसराइल जो है ना उनके ऊपर हमला करना चाहता है, और इसराइलीज ने उनको डिक्लेयर किया हुआ है कि हमने इनको नहीं छोड़ना। ठीक है। तो ये जो सूरत है ना वो मुझे लगता है कि उनको थोड़ी सी सिक्योरिटी के लिए जरा उन्होंने ज्यादा टाइट कर दिया हुआ है। ठीक है। और तो एक उनको नहीं लाना चाह रहे बाहर। मोटी सी चीज और पूछना चाहता हूँ, धमकियां भी एक दूसरे को दी जा रही हैं, मुज़ाकरात भी की जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान जो है हाँ, ये एंड पे ये क्या है? दोनों जो है ना मजाज दोनों का एक जैसा है। ईरानी जो है ना उनका मजाज भी ऐसा है, और अमेरिकन का मजाज, अमेरिकन से बुली करते हैं, आपने देखा होगा जो रेड नेक गोरे हैं ना जी, तो रेड नेक जो होते हैं ना बुली बहुत ज्यादा करते हैं, तो कोनी बहुत मारते हैं अमेरिकन। तो अगर ये हारेंगे भी ना तो इनकी कोशिश होगी कि अपनी टांग ऊपर रखी जाए दूसरे के। तो ये इस टाइप का डोनाल्ड ट्रंप करता है। डोनाल्ड ट्रंप के रेड नेक गोरा है तो वो इसी टाइप की हरकतें करता है। वो कहता देखा मैं किस जबरदस्त तरीके से हारा हूँ, कोई बंदा मुझे हरा नहीं सकता था, लेकिन मैंने तुमसे हार के तुम पे मेहरबानी कर दी। तो इस टाइप का ना वो है। और ईरानी जो ना उनका भी मसला ये है कि ईरानी नेगोशिएशन में बहुत खौफनाक लोग हैं। आपने अगर इनसे सौदा भी खरीदना हो ना, कभी आपने सौदा भी खरीदना हो तो आपको लग समझ आएगी। अच्छा। क्योंकि ये रुला देंगे आपको। मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं। मुज़ाकरात शुरू करते हैं। अच्छा, और दूसरा ये है कि बल्कि एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि जो तेहरान है, तेहरान के बाजार हैं कुछ, और वहां पे जब आप चीजें खरीदने जाते हैं ना तो गाइड आपको ये बताता है कि आपने कोई रेट नहीं लगाना। अच्छा। रेट नहीं लगाना। मसलन इनकी बड़ी मज़ा आदत है, मसलन आप चले गए हैं और आपको उन्होंने सामान दिखाया कि ये सामान है जी, और उसके बाद उसने मांगे आपसे पैसे कि जी आप मुझे दे दें $100। तो आप चलते चलते कहते हैं कि नहीं जी $20 जो है ना मैं दूंगा है। तो आपने अगर $20 मुंह से निकाल दिए ना फिर आपको $20 देने पड़े। अच्छा। हाँ, फिर ये ऐसा नहीं मुमकिन होगा कि चुप करके निकल जाए आप। वो कहेंगे नहीं जी फिर यहाँ पे हम तैयार हैं, $20 निकालें। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं मेरा इरादा रहेगा। उन्होंने कहा जी मुमकिन नहीं, सारा बाजार इकट्ठा हो जाएगा तो आपको $20 देने पड़ जाए क्योंकि आपने मुंह से निकाल ले। कीमत ही $1। तो उसका तरीका ये है कि चुप रहें आप, चुप रहें, कोई कीमत लगाए ही नहीं, बस आगे निकल जाए आप। और बंदा ये कहता है कि मुझे चीज भी चाहिए और पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है। तो ये ईरानी नेगोशिएशन में बहुत, मसलन ये पाकिस्तान के साथ जब भी नेगोशिएट करते थे ना माजी में तो रुला देते थे, और अल्टीमेटली जो हमारा वफ्द होता था वो वापस आता, वो कहता था जी हाँ आपके साथ मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। ठीक, क्योंकि ये एक तो हर चीज की जो कंफर्मेशन है ना ये तेहरान से लेते हैं, और वहां पे ना कोई चीज भी अगर ये कहेंगे ना, बल्कि आपको शायद मैंने वाकया भी सुनाया कि एक 2025 के अंदर वफ्द गया था वहां पे और उसने नेगोशिएट किया था, और ये जो ज़ैदान है, ज़ैदान के अंदर, और यहाँ पे हाई पावर था, और वहां से तेहरान से टीम आई थी, और उसके बाद उन्होंने जिच करके रख दिया, और आखिर में उन्होंने कहा जी कि आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं तो हम साइन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद भी 5 घंटे लगे। उन्होंने कहा जी ये तेहरान से पूछेंगे कि जब सारी शर्तें मान जाए तो फिर हमने क्या करना चाहिए। और वो रख के बैठे हुए थे कॉन्ट्रैक्ट सामने। यही ट्रंप के साथ हो रहा है। तो ये जिच कर देते हैं इस मामले में, ईरानी जो है इस मामले में जिच करते हैं। तो ईरानियों के साथ कभी निगोशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तंग करते हैं बंदे को, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। तो अब अमेरिका के साथ भी हो रहा है, साल्सों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है और फिर कतर के साथ क्या हो रहा है। और अभी भी जब वो पाकिस्तान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था और फील्ड मार्शल वहां पे गए थे और यहाँ पे सब लोग तैयार होकर बैठे हुए थे, दूसरा जो एक वक्त आना था, दूसरी मरतबा आना था, 10 दिन पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी रही थी, अगर आपको याद है। तो उस वक्त भी ये था ना कि ये मान नहीं रहती, कह रहे थे कि नहीं नहीं आप ये चाहते हैं कि जी हम साइन कर दें और उसके बाद हम फंस जाएं। तो उस वक्त भी पाकिस्तान जिच हो गया था, पाकिस्तान पीछे हट गया, उन्होंने कहा ठीक है जी खुद कर लें। ठीक है। फिर वापस आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप करें। और अब इस तरह हुआ कि अब क्योंकि ये कतर के साथ मामला इनके सेटल हो गए, इनका ख्याल ये था कि कतर इनको पैसे दे देगा, कतर ने पैसे नहीं दिए, और उसके बाद ये था कि कतर के जहाज के ऊपर अटैक भी कर दिया, पाकिस्तान साइड
पे चुप करके बैठा रहा और अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान के पास आए। चौधरी साहब वही है कि इनमें भी डिवाइड है ना, पासदारान दूसरे साइड पे चल रहे हैं, इनकी सियासी क़यादत तो जान छुड़वाना चाहती है। क्लियर किस्म की डिवाइड पहले भी थी और अमेरिका ने इसीलिए हमला किया था, लेकिन ये आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद ना करते ना तो ये यूनिटी पैदा नहीं होनी थी तेहरान के अंदर। मेरा ख्याल है अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती ये की थी कि उन्होंने अटैक ही सबसे पहले आयतुल्लाह खामनेई के ऊपर किया, वहां से मामला खराब हो गया। चले, हमारी दुआ है कि इसराइल में यूनिटी पैदा हो। चलो चौधरी साहब आप आगे चलते हैं। ईरान की एक ऐसी बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तान ने चौधरी साहब एटम बम बनाया, 98 में हमने धमाके किए और उसके बाद पूरी दुनिया को पता चल गया कि इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह अब हराया नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि इनके पास अब एटम बम आ गया। ऐसी चीज थी जो हम डिटर करने के लिए बता सकते थे, हमारे पास ये मौजूद है। ईरान किस किस्म की ये दावे और बयान दी जा रहा है? अब देखिए, एक तो 1983 के अंदर ना पाकिस्तान ने कोल्ड टेस्ट किया था। अब ये जो कोल्ड टेस्ट होता है ना, ये फुल फ्लैग टेस्ट होता है और ये हमने किया था सरगोदा में। और ये मार्च का महीना था, 1983 था, ठीक है। और सरगोदा के साथ पहाड़ियाँ हैं, उसके अंदर कोल्ड टेस्ट ये होता है कि आप यूरेनियम लगाते हैं उसके अंदर, लेकिन अफसूता नहीं होते और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो उसी तरह होती हैं और ब्लास्ट होता है और खौफनाक ब्लास्ट होता है, इसको कहते हैं कोल्ड टेस्ट। तो पाकिस्तान ने कोल्ड टेस्ट किया उसको, और जब कोल्ड टेस्ट किया तो 1983 में कामयाब हो गया पाकिस्तान, लेकिन होंठ सी के बैठा रहा पाकिस्तान, जिससे कभी पता नहीं चलने दिया। इवन चागी के अंदर जहाँ पे हमने टेस्ट किया था वहाँ पे टनल्स बनाई हुई थी, वहाँ पे टनल बना के उनके अंदर एमुनिशन और बाकी सब चीज़ें रखी हुई थी। फिर वहाँ पे कंक्रीट जो था ना, उसके जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वो किया हुआ था। कंक्रीट वहाँ पे लगाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे स्टोर की हुई थी। और ये फैसला भी जो था ना 1980s के आखिर तक हो गया था सब कुछ। और ये इंप्रेशन दिया गया कि चागी के अंदर जी वहाँ पे ये यूरेनियम तलाश कर रहे हैं कि यहाँ पे यूरेनियम है। अब ये जब अटैक किया जाता है ना, सॉरी अटैक की बात कर रहा हूँ, जब ये ब्लास्ट किया जाता है तो एक ऐसा तलाश किया जाता है सिलसिला पहाड़ों का जिसके अंदर रॉक बड़ी सॉलिड हो, जिसके अंदर रेत और मट्टी ना हो, क्योंकि रेत और मट्टी होगी तो खिसक जाएगी और वहां से तापकारी बाहर आ जाएगी। तो ऐसी रेत जो सॉलिड किस्म की हो और जिसमें से किसी जगह से कुछ चीज निकल ना सके, और रगे जो होती है ना पत्थर की वही बड़ी मजबूत हो जिनको तोड़ा ना जा सके। ठीक है। और चागी के ये जो दालबदीन के जो पहाड़ थे वो बिल्कुल इसी तरह के खुश्क मुकम्मल, ऐसा लगता है लोहे के बने हुए हैं। और वहां पे ये पहले खबर फैलाई गई कि यहाँ पे जी शायद यूरेनियम है, तो यूरेनियम को चेक करने के लिए आ रहे हैं। तो उसी दौरान इन्होंने टनल बना ली, और टनल जो थी उसका मकसद ये था कि हमने यहाँ पे एटमी तजर्बा करना है, ठीक है। और उसके बाद जब ये यहाँ से साइंटिस्ट भी जाते थे तो वो बड़ी मजेदार बात है, साइंटिस्ट जाते थे, ये कराची जाते थे और कराची से कोयटा के लिए किसी किस्म की कोई इनका बोर्डिंग पास रिलीज नहीं होता था। तो ये नहीं पता नहीं चलता था कि साइंटिस्ट कोयटा भी गया इनका। और यहाँ से डॉक्टर समर मुबारक मंद वगैरह जो जाते थे, किसी के पास कोई बोर्डिंग पास नहीं। वैसे ऐसी दास्तानें बेस बदल के ड्राइवरों के रूप में जाते थे, किसी को पता नहीं होता था कि साइंटिस्ट हैं। ट्रक चलाते थे, ट्रक चला के लेके जाते थे, ट्रक चला के ट्रक ड्राइवर बनते थे। और फिर उसके बाद ये भी होता था कि वहाँ ये अच्छा दूसरा ये कि किसी जगह कोई बिल साइन नहीं करते थे कि पता नहीं चल जाए कि किसी क्लब के अंदर, किसी वहाँ पे आम छोटे होटलों के अंदर रहते थे, खुफिया तरीके से रहते थे, कोई अपना निशान नहीं छोड़ते, कोई निशान नहीं छोड़ते थे, कोयटा शहर के अंदर नजर नहीं आते थे, वो किसी जगह पे विजिबल नहीं होते थे। यानी इस हद तक पाकिस्तान ने प्राइवेसी रखी। और उसके बाद जब 1998 के अंदर जब इंडिया ने धमाके किए तो उस वक्त इंडिया का ख्याल यह था, उनके प्रेस ने लिखा कि पाकिस्तान के पास बम बम कोई नहीं है, ये सिर्फ गिदड़ बम की थी। और उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर जब वही ना मीटिंग हुई जिसके अंदर डॉक्टर समर मुबारक बंद भी थे, फिर उसके अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर भी थे। मियां नवाज शरीफ ने पूछा जी कि आप कितने दिनों में कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी 15 दिन में कर दें। तो मियां साहब ने कहा कि आप वो तारीख दें जब आप वाकई कर सकते हैं, 15 दिन में कर दें, क्योंकि ये तैयार थे। इस पे प्राइम मिनिस्टर को भी यकीन नहीं था कि 15 दिन में हम कर सकेंगे, लेकिन वो कर दिया। यानी इसको कहते हैं होंठ सी के रखना, कानो कान किसी को खबर ना होने दे। अब ईरान का एक मसला ये है कि ये जब दूसरे मुल्कों को धमका रहा है, अमेरिका को धमका रहा है या इसराइल को धमका रहा है, तो बहुत सारे जो राज है ओपन करे जा रहे हैं। मसलन ईरान ने आज ये ऐलान कर दिया है कि जनाब ये जो जंग चल रही थी, जंग के दौरान हमारी जो ड्रोन्स की पैदावार थी उसके अंदर 3 गुना इजाफा हो गया। अब ये धमकी ये लगा रहे हैं कि ड्रोन की पैदावार में 3 गुना इजाफा करती है। भाई ड्रोन जो है ना उससे कोई खौफजदा तो है नहीं, ज़्यादा मिडिल ईस्ट के लोग होंगे, अमेरिका, तो उसको तो कोई खतरा नहीं है उससे, ड्रोन से। और हमारे इनके जो ड्रोन है इसमें कोई शक नहीं है कि वो मिडिल ईस्ट को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जो इंटरसेप्टर्स हैं वो बड़े महंगे हैं। तो इंटरसेप्टर्स की वजह से अब तो वैसे यूक्रेन ने इंटरसेप्टर भी देती है, तोड़ दे दिया उन्होंने, तोड़ दिया, बड़ा सस्ता दे दिया, और उसी कीमत पर धड़ाधड़ बनी जा रहा है। $5,000 का उनका ड्रोन है जो इंटरसेप्ट करता है, और धड़ाधड़ बनी जा रहा है। ये मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि वहां पे धड़ाधड़ बन रहा है यूएई के अंदर। और दूसरा ये कि यूक्रेन भी इनको बहुत प्रोवाइड कर रहा है। तो अब अगर ऐसी सूरत होती है तो ये जो लोग मिडिल ईस्ट के हैं ये बड़ी आसानी से इनका मुकाबला, शाहिद जो इनका ड्रोन है उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो लेकिन ये धमकी ये दी जा रही है कि जी हमने ड्रोन की पैदावार में बहुत इजाफा कर दिया। ये भी कहेंगे हमने मिसाइल की था। भाई अगर आपके पास एटम बम है तो उसका तो आप ऐलान करें, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना आपके हम बंदूकें बना रहे हैं, हम राइफलें बना रहे हैं, हमने साथ ही जो है ना हमने जैकेट्स बना लिए हैं, साथ वो ये बताएंगे जी हमने जो है हेलमेट है उनकी तादाद में इजाफा कर लिया है, या हमने कुछ 4,000 मोटरसाइकिल बना लिए, तो इसका कोई फायदा
फायदा नहीं होता। दिफाई लिहाज से जो कुछ भी आपकी तैयारी है आपने उसको खुफिया रखना होता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे डिवाइड है, पासदारान जो होते हैं रोज एक बयान देते हैं, दूसरी साइड से गवर्नमेंट भी बयान देती है, गवर्नमेंट ये करती है कि मामला को ठंडा किया जाए, पासदारान कहते हैं कि हम तैयार बैठे हुए हैं, हमने लग पता जाएगा तुम लोगों को, हम बता देंगे तुम्हें कि तुम्हें तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। तो उसमें अक्सर औकात ये इस टाइप की गलतियां कर जाते हैं। तो अब इन्होंने ये कहा है जी कि हमारी जो दिफाई ताकत है वो बहुत बढ़ गई हुई है और हमने जो ड्रोन की पैदावार है उसको 3 गुना इजाफा कर दिया। उसमें अगर 18 गुना भी इजाफा हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका इससे डरने वाला नहीं है। और अब अगर उसके साथ दूसरे मुल्क में मिल जाते हैं यूरोपियन, तो फिर बहुत ज्यादा ईरान के लिए सूरत खराब हो जाएगी। वो एक सिख था ना, सरदार था, तो उसे उर्दू सीख ली और उर्दू बड़ी अच्छी बोलता था, जो लखनऊ के लोग होते हैं ना उस टाइप की उर्दू। तो किसी ने उसकी बड़ी तारीफ की कि सरदार साहब आप उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं। उन्होंने कहा ना 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 ना, पता तो तुम्हें उस वक्त लगेगा जब मैं लटकाने को आवेजा कहूंगा। तो ये जो लटकाने को आवेजा कहा जा रहा है ना, ये इसका कोई फायदा नहीं है सारा। इससे दुश्मन आपका डरेगा नहीं, दुश्मन डरेगा कोई प्रॉपर आपको काम को करेगा, बड़ा काम हो तो बड़ा बताएं काम भी करे, सही, बड़ा ठीक है। काम करे। अच्छा चौधरी साहब, आपको यकीनन पता होगा कि डेमोना के अंदर ये इजरायली शैतान जिस मुल्क पे हुकूमत करता है, इसराइल जिसका नाम है, इन्होंने भी 1958 में या 60 के अंदर इन्होंने अपना शुरू कर दिया था ये कोल टेस्ट किया हुआ उसने। हाँ, कोल्ड टेस्ट वो तो छुपाता है ना, एटम बम उनके पास है, ठीक है। अभी तो मतलब ऑलमोस्ट दुनिया को पता है कि ये एटमी पावर है इसराइल जो है। जब इसने शुरू किया था, इसने अमेरिका को भी नहीं बताया था। अमेरिकन जब पहुंचते थे तो ये पहले इन्होंने बहाना बनाया डेमोना में कि हम टेक्सटाइल मिल लगा रहे हैं, फिर इन्होंने कहा नहीं जी हमारा तो पुरअमन मकासद के लिए। और जब अमेरिकन विजिट करने के लिए आते थे तो ये रातों रात कंट्रोल रूम चेंज कर देते थे। और उसके ऊपर उस बिल्डिंग जिसकी पता वो बिल्डिंग में नीचे थी, ठीक है, लेकिन उसके भी नीचे इन्होंने असल अपना काम शुरू किया हुआ था जो अमेरिकन को भी नहीं पता था। टनल्स के अंदर कहा जाता है कि जॉन एफ कैनेडी को मरवाने की मतलब इन्होंने ही मरवाया था, और वजह भी यही थी कि वो इन्हें रोकना चाहता था कि ये एटम बम ना बनाए। मतलब इन लोगों ने भी इतनी सिक्रेसी से काम किया पूरी दुनिया में। जैसे जो भी काम किया है, अब देखें नॉर्थ कोरिया ने जो काम किया है, चाइना ने जो काम किया है, जो फ्रांस ने काम किया, दुनिया में नहीं पता लगा, नहीं पता लगने देते। वो ये सीक्रेट मिशंस होते हैं। ये ईरान को सीखने की जरूरत है, ईरान को सीखने की बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चॉइस, अब नेक्स्ट अगली खबर पे आ जाते हैं। इमरान खान साहब का तस्करा बड़े अरसे बाद हो रहा है। इमरान खान साहब का एक घर है जो बराए फरोख्त हो गया है, इमरान कहाँ खान हुआ है? साहब का नहीं है, गोल्ड स्मिथ फैमिली का। इमरान खान साहब और जमाइमा खान वहीं रहते थे यूके में। उनकी तलाक हो चुकी है दोनों की, एक तलाक याफ्ता। लेकिन जो खबर है उसमें लिखा गया है कि इमरान खान साहब और जमाइमा खान का घर फरोख्त हो रहा है। हाँ वो ज़ाहिर है, वो एक बड़ा आदमी चाहिए होता है ना खबर देने के लिए। तो ये बेसिकली गोल्ड स्मिथ फैमिली है। गोल्ड स्मिथ जो है ना उसका घर है, और लेडी अनाबिल उनकी जो इनकी बेगम है गोल्ड स्मिथ की। और अब रिचमंड में एक जगह है, और यूके में, इंग्लैंड रिचमंड जो है ना, हाँ जी, लंदन में। और आर्मली लाउंज इसको कहते हैं, और ये 25 मिलियन पाउंड जो है इसकी कीमत लगाई गई है। और 10 बेडरूम्स का मेंशन है, बेसिकली पैलेस है, आप ये समझ लो कि मेंशन है, कोई घर नहीं है। और वहाँ पे इमरान खान साहब जो है ना वो रहते थे, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि जब इमरान खान के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो इमरान खान जब वहाँ पे रहते थे तो वो बताते थे। अच्छा। एक वो चीज़ बड़ी मजे की बताते थे, वो कहते थे जब छुट्टी होती थी ना सैटरडे और संडे, तो लेडी एनाबेल जो है ना उसके पास ड्राइवर वगैरह नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर छुट्टी कर जाते थे, और घर में स्वीपर भी कोई नहीं होता था, और सारे काम उसको खुद करने पड़ते थे और मुझे हेल्प करनी पड़ती थी उसकी। अच्छा। तो ये इंग्लैंड के अंदर ये सूरत है, क्योंकि आपकी जो मुलाजिम है वो भी छुट्टी करते होते हैं, लग समझ जाती है। ऐसा बनी गला नहीं है जहाँ पे आपने 500 बंदा रखा हो खैबर पख्तूनख्वा का, जो आपके लान सीधा करता रहे और चीज़ें साफ करती रहे। ऐसा नहीं होता, वहाँ पे तो जाके काम करना पड़ता। तो इमरान खान साहब को खुद भी काम करना पड़ता था वहाँ जाके। उन्होंने बताया मुझे सबसे बड़ा मुश्किल काम ये होता था कि वाशरूम साफ करना पड़ता था। अच्छा। उन्होंने कहा अपना वाशरूम खुद साफ करें। तो कहते थे सास खुद भी तो कर रही होती थी, वो अपना कर रही होती थी, और नाश्ता भी कहते अपना बनाना पड़ता था। कहते ऊपर से कोई दोस्त बुला के तो उनके साथ में चला जाता था। अच्छा वैसे चॉइस साहब, ये वाले मजे पाकिस्तान के अंदर ही हैं, ठीक है। अगर एक थर्ड वर्ल्ड में समझ ले, एक तरह से देखा जाए कि पाकिस्तान में सिर्फ छुट्टी यहाँ पे नहीं, बनी गाला की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में ही उन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती। फर्स्ट वर्ल्ड जो है ना उसके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, और जो थर्ड वर्ल्ड है उसमें उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ लाइफ होती है। अच्छा। अब क्वांटिटी ऑफ लाइफ क्या है कि आप 15 मुलाजिम रख सकते हो, 4 गाड़ियां रख लें, 15 मुलाजिम रख लें, 6 घोड़े रख लें, 4 कुत्ते रख लें, ठीक है, और सरदारों की तरह जिंदगी गुजारें आप। सब्जी भी अपनी खुद नहीं लानी, कोई और लेके आएगा काट के साफ करके। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो यही है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है कि वहाँ पे बाहर जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है आपको, हर चीज़ साफ सुथरी मिलती है। कॉफी शॉप रेस्टोरेंट्स बड़े जबरदस्त होते हैं, उनकी क्वालिटी बड़ी। वॉशरूम अपना खुद धोना पड़ता है। वॉशरूम अगर आप 5 स्टार होटल में होंगे तो साफ सुथरा मिलेगा आपको। तो वो उसका ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो वहाँ पे है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ लाइफ इधर है कि आपने प्याज मंगवा लिए, चाहो प्याज ले आओ तो 10 किलो प्याज ले आए, वहाँ पे 3 प्याज लेके आएंगे आप। आमलेट बनाने के लिए 2 अंडे लेके आएंगे, 1 प्याज लेके आएंगे, 1 टमाटर लेके आएंगे, और 14 पाउंड आपको देने पड़ेंगे। तो बड़ा वैसे हमारे पाकिस्तानियों का बस चले ना तो कमाएं वहां से, लेकिन सुबह दोपहर शाम रोटी पाकिस्तान आके रोटी है। तो अब ये जो गोल्डस्मिथ फैमिली है ना, कि गोल्डस्मिथ साहब तो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो अब उनकी जायदाद जो है बेची जा रही है, बिक रही है। तो वो इसी तरह बिकती होती है। पहले इन्होंने खुद खरीदी थी, अब ये किसी और के पास चली जाएगी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि ये जो घर होते हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये लीज भी होती हैं। लीज इस तरह के अल्लाह ताला
ये ज़मीन अल्लाह ताला की है, वो लीज़ पे देता है किसी को भी, और उसे कहता है कि ठीक है तो 10 साल रह ले, 15 साल रह ले, और उसके बाद फिर वो लीज़ ख़त्म करके कुदरत जो होती है ना, उससे वो कागज़ लेके किसी और के हवाले कर देती है कि ला तू रह। अब इस मेंशन के अंदर कोई और रहेगा, इससे पहले कोई और रह रहा था। यहाँ पे चीज़ कोई नहीं होती, और ये जो तेरी और मेरी है ना, ये सब बकवास है। बंदा ये कहता रहता है मेरी जायदाद, मेरी ज़मीन। ओ भाई तेरी ज़मीन कहाँ पे आ गई, तेरी जायदाद कहाँ आ गई? अल्लाह ताला की हर चीज का लीज़ एक पे वक्त देता है, है। उस वक्त के बाद उस चीज ने खत्म हो जाना। खत्म हो जाए जब हमारा जिस्म जो हमारा अपना नहीं है, तो ये चीज़ें इनकी क्या हैसियत होगी? तो ये बिल्कुल फैमिली है बेचारी ज़रा तो डाउन जा रही है इस वक्त, और हम्म बस आप समझो कि पैसे इनके पास हैं, लेकिन इसी तरह ये प्रॉपर्टी डिवाइड करके लड़-कुड़ के जिसको कहते हैं ना, हम्म उसमें वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। चलें जो साहब नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। अब बात करते हैं जी मोदी भागा चिड़ियाघर से। अच्छा अब ये हुआ क्या, इस चिड़ियाघर में जो है बगावत होगी या जहरीले सांप आ गए हैं आबादी के अंदर? ये बड़ी खौफनाक सी एक स्टोरी है, जरा ये ओए बताइए। आपने यार सनसनी फैलाई है इसके अंदर। बेसिकली तो अब एक जनूबी सूबा है उसका, चाइना का, वहाँ पे सैलाब आए हैं, बहुत ज़्यादा तूफान आए हैं, और वहाँ पे एक फार्म था सांपों का, क्योंकि सांप जो है ना पाले भी जाते हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी पाले जाते हैं। इनका जहर जो है ना बिकता है, बड़ा महंगा जहर बिकता है, ये बहुत ही महंगा जहर बिकता है। उसकी वजह इससे दवाइयाँ बनती हैं, कैंसर की सही। दवाइयाँ बनती हैं, और बहुत ज़्यादा वैक्सीन वगैरह इससे बहुत बनती हैं। तो उन्होंने सांप पाले हुए थे फार्म हाउस के अंदर, और उसके बाद इस तरह हुआ कि वहाँ पे पानी आ गया, पिंजरे खुल गए, सांप निकल गए। तो अब 900 सांप जो है वहाँ शहर के अंदर फिर रहा है, और साथ मगरमच्छ है वो भी निकल गए हुए हैं। जहरीले 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 सांप जहरीले सांप और मगरमच्छ जो है ना, मगरमच्छ सादे। गैर जहरीले मगरमच्छ। ठीक है। और जो सांप है वो जहरीले, क्योंकि जहरीले नहीं होंगे तो उनका खून, उनका जो जहर है वो कैसे निकाला हाँ जाएगा? जी। तो उसके बाद जनाब वो फिर रहे हैं, और लोग जो है परेशान हैं, और वहाँ पे पुलिस दौड़ रही है और लोगों को बता रही है, वार्निंग दे रही है कि बच्चों सांपों से, ये खुले फिर रहे हैं और बंदे तलाश कर रहे हैं ये। इसके साथ साथ वहाँ पे एक चिड़ियाघर भी है, उसके ज़ेबरे निकल गए हुए हैं, एक कोहान वाला बैल है वो निकल गया हुआ है, फिर 3 पोनीज हैं छोटे घोड़े जो, वो निकल गए हुए हैं, तो 2 खोते भी फरार हो गए। तो अब ये जो वहाँ पे सैलाब आया ना, उसका ये नतीजा निकला है कि चिड़ियाघर जो है ना वो भी लोग खुल गए हैं, और जो सांप है वो भी निकल गए हुए हैं। यहाँ पे ना भावलपुर के अंदर एक वाकया पेश आया था जब मैं वहाँ पे स्टूडेंट था, इसकी डिटेल मैं आपको किसी भी इलाके में बताऊंगा, बहुत ही मजेदार। वहाँ पे बनमानस था, तो वो बेचारा निकल गया था, जो बनमानस अच्छा के साथ भी शहर के अंदर हुआ था, और जो बनमानस ने शहर के साथ किया था, ठीक वो है। बड़ी मजेदार था। वो पूरा मैं किस्सा आपको सुनाऊंगा चलो बिल्कुल ठीक है। आपने कहा ना 2 खोते निकल गए, तो मुझे फौरन ख्याल आया कि मोदी विजिट पे चाइना गया हुआ था। न्यूजीलैंड गया, और ये ऐसा नहीं यार, किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। चौधरी साहब ये बनता है, इसके बारे में तो मैं कहूंगा। अच्छा चल ठीक, आगे चले अब चौधरी साहब लास्ट आखिरी वन। हमारी खबर वो है जी बिलाल बिन साकिब के हवाले से, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से। इन्होंने कहा है कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है बिलाल बिन साकिब की, और उन्होंने कहा जी बड़ी मस्बत मुलाकात रही है, ये उन्होंने अनाउंस किया है, और हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। इससे ज्यादा की चीज अभी बाहर नहीं अब आई। ज़ाहिर है आपको क्या लगता मुफ्ती साहब को समझाना पड़ेगा, जब समझाएंगे तो फिर हो सकता है वो अपना फतवा वापस लें। लेकिन कल रात जब हमने ये बताया था कि मुफ्ती साहब का ये फतवा है, तो बहुत सारे लोगों ने हमसे रब्ता किया, उनकी फैमिली के एक साहब उन्होंने भी रब्ता किया, बल्कि उन्होंने उनके साहबजादे की ऑडियो भी भेजी मुझे, है? जिसके अंदर उन्होंने कहा जी हमारे वालिद साहब ने इसको हराम करार नहीं दिया, लेकिन दरमियान में जायज़ भी नहीं है और नाजायज़ भी नहीं है। तो ये वाला दरमियान वाला हिस्सा कौन सा था, मैं वैसे अंडरस्टैंड नहीं कर सका। लेकिन ज़ाहिर है जब आप हर फील्ड के अंदर घुसेंगे तो उसके अंदर फिर क्राइसिस पैदा होगा। चौधरी साहब कल अगर आप मसलन, आपको पता है कि एक वक्त था कि ये जो हामला खवातीन होती है ना, हाँ जी। तो उसके वो जो टेस्ट करते हैं उनको स्कैन करते हैं, उसके ऊपर भी पाबंदी थी कि ये अल्लाह ताला को पता होता है कि मर्द है बच्चा है या औरत बच्चा है, तो ये गलत करते हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला का राज खुल जाए। हाँ जी। वो अल्टीमेटली जो सभी अब करते हैं स्कैन थी उसके, बल्कि माँ के पेट के अंदर बच्चा जो होता है उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ हुआ है, बाईपास हुआ है बच्चे का, दिल निकाल के अंदर ही उन्होंने ठीक करके अच्छा। दोबारा। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत आगे चली गई हुई है। तो ठीक है। वो ये चीज़ें जो है ना बहुत आगे निकल गई हैं। लेकिन जब आप हर जगह पे फतवे देंगे और हर जगह पे आप कहेंगे कि हमसे पूछा जाए, तो फिर उससे मसाइल में इजाफा होता है। मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब को मेहरबानी करनी चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे तो फिर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा, मुल्क चल नहीं सकेगा। उससे पहले भी बस ये हो सकता था कि बिलाल बिन साकिब या कोई एक्सपर्ट बुला के पहले चीज समझाता, सारी चीज ये बताता। पूछ लेते ना मुफ्ती साहब गवर्नमेंट से, कहते जी आप मुझे आकर समझाएं, गवर्नमेंट ठीक है। समझा देती। अच्छा साहब एक स्टोरी मैंने देखी एक जगह पे ना, एक इंटरनेशनल जो है ना बहुत बड़ा चैनल है उसके ऊपर, इंडोनेशिया में, आपको गालिबन ये याद होगा कि 1970s की बात है कि एक खातून आई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे पेट में एक बच्चा है जो 2 साल बाद पैदा होगा, और वो कुरान की तिलावत करता है और अजान देता है या इस तरह की बात करता है। ठीक है, ये एक पूरी हुई, वो बादशाही मस्जिद लाहौर आई, लोगों का हजूम लग गया देखने पे, पूरी दुनिया में वो घूमी, पूरी दुनिया में लोग उनके पीछे गए, इंडोनेशिया के बादशाह बुला के कान लगा के सुनते रहे, और बिल्कुल एंड पे जाके आखिर में पता चला कि एक छोटा सा टेप रिकॉर्ड था जिन्होंने छुपा के रखा हुआ था, और वो चलाते थे, और उसके ब्याह पे उन्होंने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया। देखो ना, मैं एक बाबे के पास भी जाता था, वो कहता था कि मेरे दिल से नूर निकलता है,
हम भी समझते थे वाकई नूर निकल रहा हाथ लगाता था, दिल उसका रोशन हो जाता था, बहुत ज़ायरीन थे। बाद में पता चला कि बाबे ने यहाँ पे पूरा एक सिस्टम लगाया हुआ है अंदर कुर्ते के नीचे, और उसके अंदर लाइट है, वो जब दबाता है तो लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है। ठीक है, तो बस चौधरी साहब कहने का मकसद ये है कि इस तरह की जो मतलब होते हैं ना, वो काम यूज किए जाते हैं आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। हमारे उलमा का काम है इस तरह की चीजों को एक्सपोज करें, एक्सपोज कर क्योंकि ये उनकी एक्सपर्टीज है यहाँ पर। एक्सपर्ट, बिल्कुल सही। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।